हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं इंजीनियर डी कुमार लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीसीएस दोनों का सिलेबस कंपैरिजन के साथ समझेंगे और दोनों का क्वालिफिकेशन क्या रनिंग होती है, दोनों का एज क्राइटेरिया क्या है, सभी चीजें को डिटेल से समझेंगे। जैसे में एक साइड में लिख लीजिए यूपीएससी, एक साइड में लिख लीजिए यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जैसे देखिए इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। उसके बाद क्या है? इंटरव्यू। ये हो गया मेंस, ये हो गया प्री एग्जाम। ठीक है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। अब जैसे देखिए यूपीएससी के प्री में जो है 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर जीएस का और एक पेपर सीसेट का। सीसेट ये एप्टीट्यूड का पेपर है ये। अब जैसे देखिए इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है वो 100 क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 100। सीसेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? 80 क्वेश्चंस। सीसेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 80। और जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 100। और ये 2 मार्क्स के होते हैं। ये कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स। ये कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स। और सीसेट कितना हो जाएगा? ये 2.5 होता है, यानी ये भी 200 मार्क्स का, ये भी 200 मार्क्स का। अब निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, 1/3 निगेटिव मार्किंग। और जो है ना इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग करोगे, इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अब जैसे देखिए प्री के लिए जो है सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है ओनली, इसमें ओनली क्वालिफाई करना होता है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। जो सीसेट का पेपर है ओनली इसे जो है ना क्वालिफाइंग नेचर के लिए जो है ना कंसीडर किया जाता है। इसमें मिनिमम 60 मार्क्स या बोल सकते हो 33%, या तो 66 मार्क्स या मिनिमम 30% के बाद जो है ना ये पेपर क्या होता है? क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद ही जीएस का पेपर क्या होगा? इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। यानी इवैल्यूएट कब होगा? जब आपने 33% मार्क्स या 66 मार्क्स आपने इसमें गेन किया तो ये पेपर क्वालिफाई होगा और ये पेपर का इवैल्यूएशन होगा। अब जैसे देखिए आ जाइए जो है ना एक स्टेट पीसीएस लेते हैं, कोई बीपीएससी ले लीजिए। बीपीएससी हो जाएगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों का कंपैरिजन जो है बिल्कुल डिटेल्स में करेंगे। एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, अदर सभी चीजें, एज, क्वालिफिकेशन, इसमें जो है ना क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या रहनी चाहिए, और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सिलेबस भी क्या रहनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। अब जैसे देखिए ये इसका प्री स्टेज हो गया, इसका प्री स्टेज समझते हैं। इसका स्टेज फर्स्ट इसमें भी होता है, इसमें ओनली 1 पेपर होता है। अब जैसे देखिए यूपीएससी वाले में हमने देखा था कि 2 पेपर्स है, जीएस और सीसेट का, जबकि इसमें सीसेट नहीं है, अभी ओनली जीएस है और ये 150 मार्क्स का है।
यानी 150 क्वेश्चंस बोल लो, 150 क्वेश्चंस इंटू 1 कर लो, ये 150 मार्क्स, यानी 150 मार्क्स जो बीपीएससी का प्री है, ये इसमें टोटल 150 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। टोटल कितने हो गए? 150 मार्क्स। इसमें अभी तक कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी इसमें आप लिख सकते हो नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। अब जैसे देखो दोनों का पेपर का नेचर यदि देखा जाए तो दोनों के पेपर का नेचर किस तरह का होता है। अब ये जैसे देखो ये वन लाइनर होता है, यदि इसके प्री की बात करोगे तो ये वन लाइनर होता है, डायरेक्ट जो है बोल सकते हो कि फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। जबकि ये पेपर आप देखोगे, जीएस का पेपर आप देखोगे तो ये एनालिटिकल होता है, एनालिटिकल होता है ये। अब जैसे देखो यदि प्री क्वालिफाई करते हो आप सेकेंड स्टेज यानी मेंस के लिए जाते हो, सेकेंड स्टेज में जाते हो, ये हो जाएगा मेंस। सेकेंड स्टेज क्या हो जाएगा? मेंस। यदि आप प्री क्वालिफाई करते हो तो मेंस आप लिखोगे। ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। प्री क्या होता है? ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। मेंस क्या होता है? रिटेन होता है। अब समझते हैं, मैंने बोला है कि जो प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। हमें सर्कल को जो है ना कलर करना होगा, सर्कल को गोला भरना होगा, रंगना होगा। जबकि मेंस रिटेन होगा, हमें क्वेश्चंस का आंसर करना होगा, लिखना होगा कॉपी पे। अब आ जाइए इसमें, जैसे देखिए इसमें मैंने बोला कि यदि आप प्री सीसेट क्वालिफाई करते हो तो आपका कॉपी चेक होगा। अब जो है यदि प्री क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस के लिए जाओगे। मेंस में यूपीएससी में देखो कितने पेपर्स होते हैं। एक तो हो गया हिंदी, हिंदी नहीं बोल सकते हो, कोई भी जो 8 शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज है आप उसमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। मान लो यदि हिंदी है, या लिख लो कोई भी 8 शेड्यूल का कोई भी लैंग्वेज है तो आप ले सकते हो। सेकेंड पेपर हो जाएगा इंग्लिश, सेकेंड पेपर हो जाएगा इंग्लिश। 2 पेपर्स हो गए, यानी इसमें 9, इसमें 2 पेपर्स था, इसमें टोटल 9 पेपर होंगे। कितने? 9 पेपर होंगे। अब जैसे देखो हिंदी इंग्लिश हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ GS1, GS2, GS3, GS4, उसके बाद आप कर लो ए से, और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट समझते हैं इसको डिटेल से। मैंने बोला है कि एक पेपर हिंदी का हो जाएगा, हिंदी नहीं 8 शेड्यूल में जो भी टोटल 12 शेड्यूल होते हैं ना, तो 8 शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज है आप उसमें से कोई एक ले सकते हो। इंग्लिश एक कंपलसरी है, GS1 यानी जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडीज का पेपर सेकेंड, जनरल स्टडीज का पेपर थर्ड एंड जनरल स्टडीज का पेपर फोर्थ हो जाएगा। एक पेपर ऐसे का होगा जो है ना, और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना होगा। अब जैसे देखो दोनों का सिलेबस को जो है ना पहले ये करते हैं, फिर इसका दोनों का सिलेबस जो है ना पहले डिस्क्राइब करते हैं, फिर इसका सिलेबस का डिटेल भी समझेंगे। इसमें जैसे देखिए इसमें टोटल पेपर हो जाएगा, एक हिंदी हो जाएगा, एक GS1 हो जाएगा, एक GS2 हो जाएगा और एक ऑप्शनल हो जाएगा, एक ऑप्शनल हो जाएगा। ऑप्शनल में भी देखिए डिफरेंसेस क्या है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में। यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर एक होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होंगे, लेकिन पेपर 2 होगा। यानी इसमें आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड आप कर लीजिए। मैंने बोला है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट में पेपर 2 होंगे, 2 पेपर हो जाएगा, दोनों का एग्जाम सेपरेटली होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। जबकि बीपीएससी के का जो ऑप्शनल पेपर होगा उसमें ओनली 1
सब्जेक्ट और ओनली वन पेपर होगा। अब जैसे देखिए इसमें टोटल 9 पेपर, इसमें टोटल कितने पेपर हो गए? 4, इसमें 4 हो गए। दोनों का आप वेटेज समझते हैं। ये जैसे देखिए ये 300 मार्क्स का होगा, ये भी 300 मार्क्स का होगा, और ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 250 मार्क्स का होगा। 250 इंटू 7 कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 1750 मार्क्स, यानी 1750, 1750 मार्क्स। जबकि इसमें देख लीजिए ये हो जाएगा 300 मार्क्स, और ये हो जाएगा 300 मार्क्स, ये भी 300 मार्क्स, और ये भी 300 मार्क्स। अब एक चीज देखिए, यहां भी हमने एक लाइन लिया है और इस जगह भी हमने एक लाइन लिया है। अब समझते हैं इस जगह जो है ना क्यों ऐसा है। जिस तरह से सीसेट में ये क्वालिफाइंग नेचर का था, उसी तरह से जब आप मेंस का पेपर दोगे तो हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका क्या मतलब है? हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का मतलब हो गया, यदि आप हिंदी और इंग्लिश में जस्ट क्वालिफाई कर जाते हो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है इस पेपर के लिए, एवेल्यूएशन के लिए आप रेडी हो। यानी आपका पेपर एवेल्युएट तभी होगा जब आपने ये क्वालिफाई किया हो। यानी इसमें 25% मार्क्स जो है ना लाना कंपलसरी है। मेंस हो जाने के बाद सबसे पहले पेपर चेक होगा हिंदी और इंग्लिश का, लैंग्वेज पेपर जो है। यदि हिंदी और इंग्लिश में आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपके अदर पेपर चेक होंगे। अदरवाइज आगे का पेपर आपने कितना भी अच्छा क्यों ना दिया हो, आगे का पेपर चेक ही नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर जो है ये चेक होगा, उसके बाद आपके अदर पेपर चेक होगा। जिस तरह से सीसेट में था, यदि आपने 33% मार्क्स इसमें नहीं लाया, इसमें आप 100 में 100 क्वेश्चन करेक्ट कर दो, जो है ना ये चेक ही नहीं होगा यदि आपने क्वालिफाई नहीं किया हो। उसी तरह से मेंस में हिंदी और इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसके बाद आपके ये पेपर चेक होंगे, और इसमें कितने होंगे? 4 जीएस का पेपर, 1 एसे और 2 पेपर ऑप्शनल में, यानी 7 पेपर 250 मार्क्स का। तो कितना हो गया? 1750, 1750 मार्क्स। इसमें समझिए सेम उसी तरह से सबसे पहले हिंदी का पेपर चेक होगा, उसके बाद जो है आप क्वालिफाई करते हो। हिंदी का पेपर चेक होने के बाद जो है आपके अदर पेपर चेक होंगे। अदरवाइज यदि इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो अदर पेपर जो है चेक नहीं होगा। ये कितने मार्क्स हो जाएंगे? 300 इंटू 3, यानी 900 मार्क्स। डिफरेंसेस देख रहे हो? सीसेट में 2 पेपर, ये प्री में 2 पेपर, प्री में 1 पेपर, मेंस में 9 पेपर, मेंस में 4 पेपर, 7 पेपर जो है स्कोर के लिए है, 3 पेपर स्कोर के लिए है, 1 क्वालिफाइंग और 2 पेपर क्वालिफाइंग है। थर्ड में देख लो इंटरव्यू, ये 275 मार्क्स का होता है। 275 यानी 275 मार्क्स। इंटरव्यू कितने का होता है? 275। अब जैसे देखो यहां क्या है, यदि आप ये स्टेज क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस लिखते हो। यदि आप सेकेंड स्टेज में चले जाते हो, यानी प्री क्वालिफाई करके आप मेंस लिख रहे हो, तो फिर इस पेपर का कोई वेटेज नहीं है। प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, फाइनल में प्री का मार्क्स ऐड नहीं होगा। ओनली मेंस का मार्क और इंटरव्यू 275 मार्क्स, यानी 275 प्लस 1750, यानी ये दोनों मार्क्स मिलके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, मेंस का मार्क और इंटरव्यू का मार्क्स। अब इसमें देख लीजिए इंटरव्यू थर्ड स्टेज में, इसमें इंटरव्यू, इसका इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। डिफरेंसेस देखिए, ये 275 मार्क्स
और ये 125 मार्क्स, ये 1750 मार्क्स और ये 900 मार्क्स। अब जैसे देखिए ये जो पेपर्स हैं इसका सिलेबस देखिए, सबसे पहले रफली एक सिलेबस देखिए। जो जीएस है इसमें आपको सिलेबस कॉमन होते हैं, जैसे मान लिया जाए इसमें भी करंट अफेयर्स होंगे, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और एंशिएंट भी होता है लेकिन मॉडर्न का वेटेज ज्यादा है। साइंस हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद आप पॉलिटी ले लीजिए, उसके बाद आप इकोनॉमी ले लीजिए, जियोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। साइंस में साइंस एंड टेक जो करंट अफेयर से रिलेटेड है ये सारे सब्जेक्ट जो है ना हो जाएगा। और मैथ का वेटेज जो है ना ओनली 10 मार्क्स है, तो आप मैथ भी इसमें कंसीडर कर सकते हो। और बिहार स्पेशल, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस है, किसी एक राज्य का एग्जाम है, तो उस स्टेट का भी जो है ना स्टेटिक जीके इंपोर्टेंट है, यानी बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। अब इसमें देख लीजिए, इसमें सिलेबस जो होगा करंट अफेयर, इसमें भी जो है साइंस हो जाएगा, साइंस एंड टेक कर लीजिए, इसमें भी हिस्ट्री हो जाएगा, इसमें भी ज्योग्राफी हो जाएगा, इसमें भी जो है ना पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट प्री के लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर जो है ना, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट जो है प्री के लिए हो गए। सीसेट में यदि आप देखोगे तो सीसेट में ये रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो क्लास 10th तक का जो जनरल मैथमेटिक्स होता है। और उसके बाद जो इंग्लिश का सिलेबस जो है इसके सीसेट में, इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स टाइप का जैसे जो हो गया, कॉम्प्रिहेंशन नेचर का, जो डिसीजन मेकिंग हो गया जो है ना, उस टाइप का प्रॉब्लम जो है ना इसमें रहेगा, यानी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे जो है ना इसके सिलेबस में हो जाएगा। अब जैसे देखो मेंस का सिलेबस को समझते हैं। मेंस के सिलेबस ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि आप इस सेक्शन को देखोगे तो जीएस 1 में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ये सारे। उसके बाद जीएस 2 में जाओगे तो जीएस 2 पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस जैसे हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे जो है ना जीएस 2 में। और जीएस 3 में इकोनॉमिक्स जैसे साइंस और टेक हो गया, ये सारे इकोनॉमिक्स ये वाले जीएस 3 में हो जाएगा। और जीएस 4 एथिक्स का एक पेपर होता है, ठीक है। एथिक्स होता है, जैसे मान लीजिए जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि पर्सन टू पर्सन जो है ना थॉट्स क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मान लो इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये पेपर डेली लाइफ से ज्यादा रिलेटेड है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे ज्यादा रिलेटेड है। ये बोल सकते हो कि डिसीजन मेकिंग है। जो एथिक्स का पेपर है ये डिसीजन मेकिंग है, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस स्टडी इसमें जो है ना पढ़ने होते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लो कि कोई फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में देखते हो कि जो है ना झगड़ा हो कि बंटवारा हो जाता है, क्यों ऐसा होता है? मान लो जैसे यदि फैमिली के जो बड़े मेंबर है, ठीक है, फिर जो है ना जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो क्या होता है कि जो फैमिली के बड़े मेंबर का डिसीजन है उस डिसीजन को डायरेक्टली फॉलो किया जाता है। क्या होता है, उस डिसीजन को डायरेक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों का एक अपना क्या होता है, एक अपना डिसीजन होता है, ठीक है ना। एक मान ले जाए बड़े मेंबर के माइंड में कुछ और चल रहा है, यदि उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रहा है तो क्या होता है, आपस में झगड़ा होकर फैमिली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक्चुअली होता है ये है, इस पेपर में आप डिटेल से समझोगे। जो एथिक्स का पेपर है बिल्कुल लॉजिकल है, ये जो है ना डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप सिंपल ये समझो, पर्सन टू पर्सन क्या होता है, थॉट्स चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन थॉट्स चेंज होता है। यदि मान ले जाए किसी प्रॉपर इशू के बारे में जो है, यदि मेरे माइंड में जो चल रहा है
जरूरी नहीं है कि सभी के माइंड में वही चले, या किसी और के माइंड में कुछ चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि मेरे माइंड में भी वही चले। पर्सन टू पर्सन क्या होगा, थॉट्स चेंज होता है, थिंकिंग चेंज होता है, सोचने का तरीका चेंज होता है। हम क्या करने लगते हैं, मान लो पारिवारिक जैसे जो झगड़ा होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि हम किसी एक इशू को, जैसे मान लीजिए जो बड़े मेंबर्स हैं, अब उनके माइंड में जो चीजें चल रहा है वो सभी चीजें को उसी के अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, ठीक है। यानी उनके माइंड में जो चल रहा है उनके अकॉर्डिंग यदि चीजें नहीं हुआ तो चीजें क्या है, गलत है। जबकि हमें क्या सोचना चाहिए, यदि 4 आदमी है या 5 आदमी है या 10 आदमी है तो 10 का एक अपना मत होगा, तो हमें सबके माइंड के थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है ना चीजें को जो है ना चलाना चाहिए, ठीक है। एक का मत आप ये करोगे ना तो दूसरा तो डिसएग्री होगा ही, क्योंकि वो बाय नेचर है कि ह्यूमन जो नेचर है ना उसमें थिंकिंग को आप सेम नहीं कर सकते हो कि सबका, यदि सब सोच रहे हैं तो एक ही तरह से जो है ना सोचेंगे। इसीलिए फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, जब बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि आर्ग्यू नहीं होता है कि चलो जो बड़ों के माइंड में चल रहा है चीजें जो है ना उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनका एक अपना क्या होता है, थिंकिंग होता है, थॉट्स होता है, सोचने का एक तरीका होता है, अपना जो है ना वो मत रखते हैं, कहने का मतलब वो अपना डिसीजन रखते हैं। फिर वो डिसीजन में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, दोनों का डिसीजन मैच नहीं करता है, आपसी झगड़ा होता है, फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी भी मैटर में हमें चीजें को एनालाइज करना चाहिए, हमें दोनों पक्ष को सही से समझना और उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू करते हैं जरूरी नहीं है कि वो सही है, ठीक है। हमें हर जो है ना थॉट्स को जो है ना समझना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर उस पर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, सबका जो है ना थिंकिंग और समझ और सोच जो है ना एक तरीका से आप चलाना चाहोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये पेपर बहुत कुछ सिखाता है, जो है ना आज के टाइम में जो है ना मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब्जेक्ट जो है ना पढ़ाया जाता है, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। जो है ना उसमें जो भी है ना डेली लाइफ से रिलेटेड ह्यूमन नेचर के बारे में, हमारा थिंकिंग किस तरह का है, हमें जो है ना किस तरह की सिचुएशन बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है ना इसमें सीखने को मिलता है। अब जैसे देखिए एज की यदि देखोगे, क्वालिफिकेशन पहले देखते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन आप इसे ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके एग्जाम के लिए क्या रहना चाहिए, ग्रेजुएट रहना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन जो है ना क्लियर होनी चाहिए। 10+2 के बाद जो है ना 3 इयर्स जो है ना या बीए बीएससी या बीटेक अदर कोई भी डिग्री, यानी ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, इसके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हो ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। एज की देखो, यदि एज देखोगे इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम 21 में आप एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो, और मैक्सिमम जो है 32 इयर्स। 32 इयर्स क्या है, जनरल के लिए है। उसके बाद जो है ओबीसी कैटेगरी है, मान लो ये हो गया जनरल के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें +3 इयर्स जो है ना आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा, 32 + 3 35 इयर्स ऑफ एज तक जो है ना आप एग्जाम को दे सकते हो। SC ST जो कैटेगरी है, SC ST कैटेगरी यानी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, उसके लिए +5 इयर्स इसमें ऐड कर दो, यानी 37 इयर्स किसके लिए हो गया, SC ST कैटेगरी के लिए 37 इयर्स हो गया। जैसे देखो इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें एज हो जाएगा मिनिमम 21, जनरल के लिए 37, ओबीसी 40,
और ये 42 ईयर, SC/ST के लिए क्या हो जाएगा 42 ईयर्स हो जाएगा। अब जैसे देखो इसके सिलेबस को एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिस तरह से इसके सिलेबस को देखे थे। इसमें जैसे GS1 हो गया, GS1 में इसमें 3 सेक्शन होते हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा जो है ना हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, सेकेंड हो जाएगा करेंट अफेयर का, और थर्ड हो जाएगा DI का, डाटा इंटरप्रिटेशन का। 3 सेक्शन इसमें होते हैं। GS2 में आओगे तो इसमें भी 3 सेक्शन, फर्स्ट पॉलिटी का, सेकेंड जो है आप बोल सकते हो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का, थर्ड हो जाएगा साइंस एंड टेक का। और ऑप्शनल जो है ना एक ही पेपर होता है इसमें, उसमें जो है हमें जो है ना कितने 6 क्वेश्चन का आंसर करने होते हैं आउट ऑफ 12 में, जो है ना हमें 6 का आंसर करने होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके सिलेबस। अब जैसे देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो BPSC में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो अकॉर्डिंग टू द एज लिमिट है। जब तक एज लिमिट है, जितना एज लिमिट बचा हुआ है तब तक आप जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो दे सकते हो। UPSC में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट होगा वो 6 अटेम्प्ट है। यानी जितने एज लिमिट है उस एज लिमिट तक आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। और OBC के लिए ये हो जाएगा 9 अटेम्प्ट, यानी जितने एज लिमिट है 32 और प्लस 3 एज रिलैक्सेशन, यानी 35 इयर्स ऑफ एज तक जो है आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हो। और SC/ST के लिए अनलिमिटेड है, अप टू एज लिमिट तक जो है ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक जो है ना ध्यान रखने की बात है इसमें, जो जनरल कैटेगरी का फीमेल है उसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 40 इयर्स है। जनरल कैटेगरी के फीमेल के लिए एज रिलैक्सेशन कितने 40 इयर्स, जबकि मेल के लिए कितने हैं 37 इयर्स है। इस तरह से हमने UPSC और BPSC का सिलेबस कंपैरिजन वाइज देखा, पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब किया, सिलेबस को समझा, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे डिटेल्स हमने देखा है। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। जय हिंद।